सिविक्स अध्याय 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उसके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षक को देखिए। आपके विचार में यह विषय सरकार के कामों को किस प्रकार जुड़ा हुआ है? स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्रायः हम ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने का पानी, स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले तो अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वास्थ्य जीवन के लक्ष्य नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। क्या आप इन सभी चित्रों या इनमें से कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समझते हैं? यदि हाँ, तो किस प्रकार? समूह में चर्चा करें। ऊपर दिए गए कोलाज में से 2 स्थितियां छांटिए जो बीमारी से संबंधित नहीं है। वे कैसे स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती है? इस पर 2 वाक्य लिखिए। भारत में, क्या आप इन स्तंभों को कोई शीर्षक दे सकते हैं? भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिकाओं के प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। हर वर्ष लगभग 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्राम वासियों को डॉक्टरों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या में मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और 2017 में यह बढ़कर 23,583 हो गई है। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक यानी टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों को रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है। भारत में विदेशों से सबसे बहुत संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटन आते हैं। वे उपचार के लिए भारत में कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की सकती है। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारी पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है। इस बीमारी को 21% जल जनित होती है, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। भारत विश्व का दवाई निर्मित करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है और जहां भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। भारत के समस्त बच्चों में आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। बीमारियों से बचने और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवा नर्स, योग्य डॉक्टर या अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके।
मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाई खाने और अस्पताल हैं। देश में सर्वाधिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग को देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गाँव में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीक और विधियाँ उपलब्ध हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है, जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति है, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को जानेंगे। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। भारत में प्राय यह कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में असमर्थ है, क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं है। पृष्ठ संख्या 14 पर दिए गए बाएं हाथ से स्तंभ को पढ़ने के बाद क्या आप इसे सही मानते हैं? चर्चा कीजिए। एक इलाज का खर्च। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चला रहे। अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले हो, कैसे हो? मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था और मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए। वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी ही चकचका दिखती थी कि मुझे लगा कि कोई 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे कि यह एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती है। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े। डॉक्टरों को दिखाने से पहले ही पता था कि वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमग था। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया। उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। जब सारे परीक्षण के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? हाँ तो छोटे जनाब, यह गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा लेनी है। यह सफ़ेद वाली सोने से पहले, यह शरीर के दर्द के लिए, और यह एक सिरप है। घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा है। तुम्हें यह सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए? वह हमारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। तुम्हारे जितना अस्पताल इतना अच्छा तो नहीं था। तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि इसमें समय बहुत लगने वाला था। और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े सरकारी अस्पताल में गए। हमें ओपीडी काउंटर पर एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि पूरे समय अब्बा के सहारे ही टिका रहा। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच करने के लिए कहा। उसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा। जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था, वहां भी बहुत भीड़ भड़क्कड़ हो रहा था। हमें 3 दिन बाद खून की जांच के नतीजे मिले। फिर हम वापस अस्पताल गए। उस दिन वहां कोई दूसरा डॉक्टर बैठी थी। मुझे इसका
ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी करो। इसे वायरल हुआ लगता है, कोई फिक्र की बात नहीं है। बुखार उतारने की यह गोली इसे देना, बस और कुछ नहीं। मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च हो गया। अच्छा, मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुआ। जब आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? क्या आपको किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। सरकारी अस्पतालों में अमन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आपके विचार से अस्पताल कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं, चर्चा कीजिए। रंजन को इतना अधिक पैसा क्यों खर्च करना पड़ा, कारण बताइए। निजी चिकित्सालयों में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चर्चा कीजिए। हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए? सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराने में करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से भी नागरिकों को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते। करों से ही कुछ विकासात्मक कार्य एवं सेवाएं उपलब्ध होती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिनसे ज़रूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों का प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। सरकार खासतौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो वे बाजार में नहीं खरीद पाते। इसका एक उदाहरण स्वास्थ्य संबंधी सेवा है। क्या आप अन्य उदाहरण दे सकते हैं ऐसे? सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि स्वास्थ्य सेवाएं को दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारी साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें स्वास्थ्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे केंद्र कई गांवों की जरूरतों को पूरा करते हैं। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होगा जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखभाल करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे वह एक जिसमें अमन को ले जाया गया और एक विशिष्ट सरकारी अस्पताल है। इस स्वास्थ्य सेवा को कई उपकरणों सार्वजनिक कहलाया जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्ध को पूरा करने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उन पैसों से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना है। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए अभियानों को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलर व घरों की छतों आदि पर पानी एकत्र न होने दें। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अदालत ने यह भी कहा है कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधाएं भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उसके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। निजी स्वास्थ्य सेवाएं। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सालय व्यवसायी RMP मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर
हैं, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो प्रशिक्षण कराती है व विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें हैं जहां से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। गांव के एक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को दवाई देती एक डॉक्टर। एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत। यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना असंभव है। किन किन अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध एक सेवा है? कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों अथवा अस्पतालों की सूची बनाइए जो आपके घर के पास है। अपने अनुभवों से अथवा उनमें से किसी एक से जाकर केंद्र चलाने वाले लोगों का और वहां दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाइए। दिल्ली के एक प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीज की देखभाल का कमरा। आपके घर के पास कौन सी निजी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है, उन्हें चलने वाली लोगों को वहां दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाइए। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता का कहना है कि जहां तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधियों के जेनरिक नाम की उपचार पर्ची में लिखे जाने चाहिए। सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्तियुक्त और उपयुक्त रूप में हो। जैसा कि इसके नाम से ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती है। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी है। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती हैं। स्वास्थ्य सेवाएं और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? हम भारत की ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही है परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है। ये शहरी क्षेत्र में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य रूप से अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती है, बहुत से लोग उसे खरीदने में समर्थ नहीं होते और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहन देती है जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीकों उपलब्ध कराने होते हैं जिसे प्रयोग नहीं किया जा सकते। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक किफ़ायती कैसे बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा करें। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते दवा संबंधी खर्चे उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट के कारण भर्ती होते हैं उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं, अपनी कुल संपत्ति बेचते हैं। कुछ संपत्ति गरीब लोगों के लिए परिवार की हर बीमारी और चिंता मुसीबत का कारण बन जाती है। इसलिए बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना उन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन के आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी होने पर खर्चे उनकी हालत और ख़राब हो जाती है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है और वे अच्छी तरह से नहीं चलाए जाते। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। क्या किया जा सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीन को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनके सामाजिक स्थिति पर भी निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी है। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों का कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण देखिए। ग्रामीण इलाकों में अक्सर
एक जीप ही मरीजों के लिए चलता फिरता दवाखाना बनकर आती है। इस गर्भवती औरत को एक योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। केरल का अनुभव। 1996 में केरल सरकार ने राज्य के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य ने पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गाँवों के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव के विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टर का न होना। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए ये साइट है, इस पर देख सकते हैं। आइए अब एक अन्य स्रोत का उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनकी कार्य पद्धति को जाने। कोस्टा रिका का तरीका। कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसके मुख्य कारण यह है कि उसने संविधान में निहित है। कई वर्षों में पहले कोस्टा रिका एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिलेगी। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास आदि। स्वास्थ्य की शिक्षा को महत्वपूर्ण मानता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा की एक जरूरी भाग है। ऊपर दिए गए भारत के नक्शे में केरल राज्य को गुलाबी रंग से दिखाया गया है। इस पुस्तक के पृष्ठ 98 में भारत का नक्शा दिया गया। इस नक्शे पर आपकी पेंसिल से केरल राज्य की आकृति बनाइए। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि स्वास्थ्य में सिर्फ बीमारियों की बात नहीं की जाती। संविधान से लिए गए कई अंश यहाँ पढ़ी और अपने शब्दों को समझिए। जीवन का स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्या मायने होंगे। सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। आपको अपने इलाकों में उपलब्ध सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या क्या अंतर देखने को मिलता है, नीचे दी गई तालिका में भरते हुए इसकी तुलना अंतर कीजिए। संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषण, आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। पानी और साफ सफाई गुणवत्ता को सुधार अनेक बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। उदाहरण देते हुए कथन को स्पष्ट कीजिए। शब्द संकलन। सार्वजनिक क्या होता है? वह सेवा कार्य जो देश के सब लोगों के लिए और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवाएं आदि शामिल हैं। लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं और यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं कर सकती तो इन पर सवाल उठा सकते हैं। निजी वह सेवा कार्य है जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित किया जाए। चिकित्सा पर्यटन। ये वे विदेशी पर्यटन हैं जो इस देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं जहाँ उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान होती है। संरचनीय बीमारियाँ। ये वे बीमारियाँ हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचारित होती है, जैसे पानी, भोजन, हवा इत्यादि। ओपीडी यह आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी ओपीडी में जाते हैं। नैतिक आचार। किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत। जेनरिक नाम। दवाइयों के रासायनिक नाम वे दवाइयों के प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं। विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त। उदाहरण के लिए एसिटाइलिन, सालिसैलिक एसिड, एस्पिरिन की जेनरिक नाम है।